स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हमने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिसेंटली फिनिश किया है एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी फिनिश्ड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव कवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटली। तो दोनों ही रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी में क्या होता है। उसी के साथ हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फिनिश हुआ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बॉडी में जितनी भी जरूरी रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं, रेस्पिरेशन उनका एक बेस है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटीज हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि लाइक आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टीचिंग यू, कैरिंग दिस मार्कर, आई एम गोइंग टू ओपन इट, आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड। दिस इज आई एम डूइंग वॉलंटरली। बट प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन इनवॉलंटरली कंडक्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेन की मर्जी के बिना हो जाते हैं। ब्रेन के आज हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेन का पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा वो सारे प्रोसेसेस हम लोग, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपको कि वॉलंटरी प्रोसेसेस होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी प्रोसेसेस होते हैं, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स इन चीजों को कंट्रोल में करते हैं। अगर आपका ध्यान अभी उस तरफ जा रहा है तो ये सब हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द रेस्पिरेशन पार्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेन स्टेप ब्रीदिंग, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो रिपीट करूंगी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो मैं पहले भी कवर कर चुकी हूं। इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड so as to release energy, and this energy is used for various metabolic activities of the body. तो इतना जरूरी पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगी, फिर आई विल कम टू द पॉइंट दैट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, क्योंकि ये एक रिदमिक प्रोसेस है, जैसे हार्ट बीट की हमने बात की थी कि दो तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, बड़े रिदम से सिस्टोल डायस्टोल होते हैं, और एक सुर में उनका साउंड आता है लव डब का, जिनको हम हार्ट साउंड्स बोलते हैं। तो सांस भी जो हम लेते हैं एक रिदम में ही लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं। तो रेट इज जस्ट नंबर ऑफ ब्रेथ्स क्योंकि इक्वली होगा, जितनी बार ब्रीथ करेंगे उतनी बार वो एक्सचेंज होगा, उतनी बार ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है बेटा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बड़ा ही एक्यूरेसी में 12 से 16 बार 1 मिनट में हम सांस अंदर लेते और बाहर करते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीदिंग इज सेम थिंग, क्योंकि रेट तो सेम ही रहेगा है ना, कि 12 बार हम लोग सांस अंदर लेते हैं, 12 से 16 बार अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अब अगर आप देखो 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अगर हम एक स्टैंडर्ड मान के चले, अगर 12 का स्टैंडर्ड मान के हम चल रहे हैं, 12 का स्टैंडर्ड मान के हम चल रहे हैं, 12, 5 या 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में। तो 12, 5 या 60 करके हमें पता चलता है, 60 को 12 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एक बार सांस लेने में, सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने में हमें टोटल
5 सेकंड लग जाते हैं बच्चे, 5 सेकंड लग जाते हैं। और इस 5 सेकंड के टाइम को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 2 सेकंड का टाइम एंड 3 सेकंड का टाइम। 2 सेकंड का होता है बेटा इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के हमने 2 पार्ट्स किए थे ना वहां पे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो 2 सेकंड तक होती है इंस्पिरेशन और 3 सेकंड तक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ। इंस्पिरेशन जो था वो एक्टिव प्रोसेस था और एक्सपायरेशन यानी कि सांस बाहर निकालना पैसिव प्रोसेस था। इसमें मसल्स कंट्रैक्ट हो रही थी, इसमें रिलैक्स हो रही थी। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो रही थी, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो रही थी एक्सपिरेशन के वक्त। अब रेगुलेशन की अगर हम बात करें, which part of the brain is actually responsible for this सुर में हो रही रेस्पिरेशन के लिए? बड़े ही रिदमिक स्टाइल में 2 सेकंड तक सांस अंदर ली जाती है, 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन की जाती है, फिर से 2 सेकंड तक अंदर ली जाती है, फिर से 3 सेकंड तक बाहर निकाली जाती है, स्टैंडर्ड ऑन एन एवरेज स्केल के ऊपर। तो ये जो रेगुलेशन होती है, इट इज carried out in a specialized center, in the medulla region of brain, a specialized center in the medulla region of brain, and this specialized center is known as respiratory rhythm center. This specialized center in the medulla region of brain is known as respiratory rhythm center. तो मेडुला के ऊपर भी जो भी अपना मेडुला होता है अपने हाइंड ब्रेन में, उसका भी एक पर्टिकुलर पोर्शन उसके ऊपर भी होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। ये मैसेज भेजेगा, ये एक्चुअली मैसेज भेजता है सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, वो मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए। व्हेनेवर इट सेंड्स मैसेजेस, 2 सेकंड के लिए वो मैसेज भेजेगा, इंस्पिरेशन हो जाएगी यानी कि मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगी और इंस्पिरेशन हो जाएगी, फिर 3 सेकंड के लिए वो मैसेज रोक देगा, उस टाइम में एक्सपायरेशन हो जाएगी, फिर 2 सेकंड के लिए भेजेगा, इंस्पिरेशन हो जाएगी, फिर 3 सेकंड के लिए रोक देगा, एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। इसके अलावा एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, न्यूमो फिर से मीन्स एयर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पी से है और प्रेजेंट कहाँ होता है, ये इसका नाम पी से है और ये पॉन्स में ही प्रेजेंट होता है। Mainly respiratory rhythm center of the medulla is responsible for controlling the rate of respiration. अब ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये कैसे कंट्रोल करता है? ये डायरेक्टली मसल्स पे एक्ट नहीं करता, ये क्या कर सकता है, इट सेंड्स मैसेजेस और सिग्नल्स टू द respiratory rhythm center ये मैसेज भेजता है एंड इट controls
द इंस्पिरेशन। ठीक है, ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम करवा देता है, कम करवा सकता है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। अब जब इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस कैन decrease the duration of inspiration and thus alter the respiratory rate। तो ये सिर्फ इंस्पिरेशन को ये जैसे मैसेज भेज रहा है तो इसको स्टिमुलेट कर देता है कि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन जो नॉर्मली 2 सेकंड की है उसको इससे कम कर दे। तो ये अगर कम हो जाएगी तो एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Thus alter the respiratory rate। अब जो मेन क्वेश्चन बेटा आपको इन दोनों पे ही आता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है मेडुला में और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है पॉन्स में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ये मैसेज भेजेगा इंस्पिरेशन के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम को फॉर कंट्रैक्शन फॉर 2 सेकंड्स। फिर ये मैसेज भेजना बंद कर देगा, उतने टाइम में अपने आप से एक्सपायरेशन हो जाएगी, फिर से मैसेज भेजेगा। अब मेनली तो यही कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। इसके अलावा न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी एक होता है, ये पॉन्स में प्रेजेंट होता है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजेगा टू रिड्यूस द एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तब ये मैसेज भेज सकता है कि टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अब जब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन रिड्यूस हो जाएगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन कम हो जाएगी तो ये ड्यूरेशन कम होगी तो ऑब्वियसली ये भी कम हो जाएगी एंड टोटल ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन उस हिसाब से ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टर करने में ये सहायक होता है। इसके अलावा भी वैसे आपको मेन इन दोनों पे ही क्वेश्चन आता है, बट फॉर द नॉलेज से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कर लेते हैं। मैं ये पार्ट रब करती हूँ एक बार। रेट ऑफ रेस्पिरेशन 12 से 16 पर मिनट, नियरली 5 सेकंड में एक बार इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो जाती है। 2 सेकंड की इंस्पिरेशन, 3 सेकंड की एक्सपिरेशन ऑन एन एवरेज ले रहे हैं हम लोग, ज्यादातर जनरलाइज। और ये एक्टिव होती है, एनर्जी यूज होती है, इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। और रेगुलेशन मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेनली कंट्रोल करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स रीजन ये भी इसको असिस्ट करता है बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंस्पिरेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आई एम गोइंग टू रब दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट ऑन योर नोटबुक। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ and then move on. I will just draw a table then over here. बेटा मेनली आपको एमसीक्यूज के लिए एनसीईआरटी और जो नेशनल बुक्स हैं एंड जो मैं क्लास में लेक्चर नोट्स करा रही हूँ ये आपको सफिशिएंट रहेंगे। कुछ बच्चों के पास जिनके पास मेरे मॉड्यूल्स हैं दे कैन रेफर टू द मॉड्यूल्स ऑल्सो। मेरे लेक्चर ज्यादातर उस अकॉर्डिंग ही होते हैं। एक्चुअली मेरा मॉड्यूल मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग है, उस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। बट लेक्चर नोट्स एक बार अच्छे से बना लिया करो, बिकॉज मॉड्यूल हम लोग टाइपिंग भी कई बार कराते हो सकता है एक आधा वर्ड कोई अलग टाइप हो गया हो, कई बार ध्यान में नहीं रहता है वो चीजें, बहुत बारीकी से हम लोग चेक भी करते हैं, कई बार वो चीजें भी आंखों से इग्नोर हो जाती है, कई बार नहीं पता चल पाता है। तो आप मेनली जो बोर्ड पे लिखती हूँ उस चीज को नोट जरूर किया करो, इसको रीड करके फिर आप रीड किया करो उसको। वैसे मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से वेरीफाइड होते हैं, जहां पे भी कोई थोड़ी सी एरर होता है वो मैं आपको लेक्चर के टाइम पे ज्यादातर बता देती हूँ।
ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट करवाने जा रही हूँ। उस चार्ट का, आई सेड दिस थिंग बिकॉज उस चार्ट का फर्स्ट कॉलम जो है उसको जरा आप एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के पास आई थिंक वो एरर में ना गया हो, थोड़ा मिक्स हो गए हैं शायद दो कॉलम्स। एक बार वो चीज आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जो सेंटर है, ये दो कॉलम्स आई थिंक मिक्स हो सकते हैं। पहला कॉलम रेस्पिरेटरी सेंटर का है इस चार्ट में, और दूसरा कॉलम लोकेशन का है। आई थिंक ये दोनों शायद मिक्स हो गए हैं। पहला जो रेस्पिरेटरी सेंटर उसी की बात करेंगे, जो हम नॉर्मल मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की जो बात कर रहे हैं, इसको हम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप यही हमारा, मैं यहाँ पे आर से लिख दूंगी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यही है हमारा मेनली। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला के डॉर्सली। जैसे आपको जितने मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, क्वेश्चन ज्यादातर उसी में से आता है। ये टेबल जस्ट आपकी जनरल नॉलेज है, उसको बढ़ाने के लिए है, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स, लेकिन इसको भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। देन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, डॉर्सल ऊपर का हिस्सा, वेंट्रल नीचे का। तो जो भी मेडुला है, डॉर्सल यानी कि इधर ऊपर, वेंट्रल यानी नीचे। जब वेंट्रोलेटरल कहूंगी, देखो दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस इज लेटरल। जब हम कहेंगे वेंट्रोलेटरल, तो लेटरल और वेंट्रल के बीच में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, दिस पोर्शन आ जाएगा लेटरल और वेंट्रल के बीच का। तो डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, वेंट्रोलेटरल। ठीक है, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी। वेंट्रोलेटरल मतलब वेंट्रल और लेटरल के बीच में। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है अगला। इसका लोकेशन होता है वेंट्रोलेटरली, जैसे मैंने आपको बताया, वेंट्रल लेटरल इन दोनों के बीच में, वेंट्रोलेटरली इन मेडुला। ये दोनों सेंटर्स मेडुला वाले हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का हम लोग फंक्शन भी कर चुके हैं सच। इसके बाद वो जो हमने बताया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो आएगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी देखो, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला के डॉर्सली है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि दोनों मेन है, ये भी पॉन्स के डॉर्सली पड़ा है। ठीक है, लोकेशन तो हम कर ही चुके हैं। तो इन दोनों का ये होता है मेन कि आप इन दोनों का कोई पार्ट ना छोड़ दें। इसके अलावा एक और सेंटर होता है जिसे हम एपन्यूस्टिक सेंटर बोलते हैं। ये एपन्यूस्टिक पार्ट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स। ये दो कॉलम्स आप लोग जरूर से ड्रॉ कर लीजिए। या स्लिप बना करके बेशक मॉड्यूल में चिपका लीजिए, या नोटबुक्स अगर बना रहे हैं तो उसी पे ये दो कॉलम्स इन पर्टिकुलर आप लोग लोकेशन पे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि आता रहता है। इसके बाद इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की हम पहले बात कर चुके हैं। इट मेनली कॉजेस इंस्पिरेशन।
send signals for 2 seconds for inspiration and then it is silent for 3 seconds, during which expiration occurs. और जब ये मेनली सेंड सिग्नल्स 2 seconds फॉर इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच मसल्स कंट्रैक्ट. कौन सी? इंस्पिरेटरी मसल्स कंट्रैक्ट. इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती है बेटा? कौन सी होती है? डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स. और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ये इसने मैसेज भेजा सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है. जिस टाइम की पे मसल्स कंट्रैक्ट की और इंस्पिरेशन हो गया, उसके बाद ये 3 सेकंड के लिए मैसेज नहीं भेजेगा, जिस कारण से अपने आप से एक्सपिरेशन हो जाती है. लेकिन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, ये दोनों के लिए मैसेज भेजता है, ठीक है. ये दोनों के लिए मैसेज भेजेगा. सो इट send signals for both inspiration and expiration, and mainly it works during forceful respiration. जब जबरदस्ती, हम कहते हैं ना, जबरदस्ती सांस अंदर ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरा, या जबरदस्ती बाहर निकाली, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाला, उस टाइम पे ज्यादा काम करता है. उस टाइम पे ही मेनली वर्क करता है. वर्क्स ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन. तो फोर्सफुल रेस्पिरेशन के टाइम पे ये काम करता है जब जबरदस्ती सांस अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, ठीक है. उस टाइम पे ये मेनली काम करता है. देन यहाँ पे पूरा आप नोट कीजिए कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वेंट्रोलेटरली मेडुला प्रेजेंट है और दोनों को कंट्रोल करता है फोर्सफुल रेस्पिरेशन. फोर्सफुल रेस्पिरेशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो ये दोनों को ही कंट्रोल करता है. यानी कि जब किसी में जोर जोर से सांस लेनी होती है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन करनी होती है, तो उस टाइम पे ये मेनली काम करता है, ठीक है. जब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम पे ये एक्टिव रहता है. सो एक्टिव ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन. ये हमने कर लिया था वर्क्स ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन. तो ये मेनली उसी टाइम पे काम करता है, या हम कह सकते हैं फोर्सफुल रेस्पिरेशन, या व्हेन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीजेस, यानी कि जब हम दौड़ रहे हैं, ठीक है. अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, डोर्सली पॉन्स, ये दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से. दूसरे भी करने हैं हमें, ठीक है, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, हमने बताया था कि ये मेन इंस्पिरेशन पे काम करता है. और अगर हम देखें, अभी तक हमने 2 चीजें जो की हैं, उसमें से जो ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दिस इज एक्चुअली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेनली करता ही इंस्पिरेशन को कंट्रोल है, और ये दोनों को कंट्रोल करता है. तो अब ये मैसेज इंस्पिरेशन कंट्रोल करनी है, तो ये किसको मैसेज भेजेगा? ये सिर्फ इंस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों को. तो अब क्या करेगा? इट सेंड सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड इसको
रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और इसके कौन से न्यूरॉन्स को भेजेगा, इसके सिर्फ जो इंस्पिरेशन के लिए, जो सांस अंदर लेने के लिए न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ उनको भेजेगा। सेंड सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। So as to decrease the duration of inspiration. कैसे कंट्रोल करेगा डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन? बाय स्विचिंग ऑफ द इंस्पिरेशन मैसेज। होता क्या है कि 2 सेकंड के लिए जब ये मैसेज भेजते तब इंस्पिरेशन होती है, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाती है, जिसमें से कि 3 सेकंड्स तक फिर एक्सपायरेशन होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्विच ऑफ पॉइंट कंट्रोल करता है उसका, बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन बाय कंट्रोलिंग द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। स्विच ऑफ पॉइंट ये हो गया कि जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना 2 सेकंड्स तक इंस्पिरेशन होती है, तो वो पहले ही जैसे जब हम देखते हैं ओके ये 2 सेकंड तक मैसेज भेज रहा है, इंस्पिरेशन हो रही है, फिर स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को कंट्रोल करता है जहां पे स्विच ऑफ होना है, उसको जल्दी ले आता है ये। ठीक है, तो जस्ट सेम है। आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन इसने कम कर दिया है। ठीक है, इन योर ओन वर्डिंग्स यू कैन राइट इट डाउन। अब एप्निस्टिक सेंटर में क्या होता है? एप्निस्टिक सेंटर, क्योंकि ये दोनों कॉन्स में प्रेजेंट है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एप्निस्टिक सेंटर, तो एप्निस्टिक सेंटर का बहुत कम रोल होता है और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के साथ ही मिलकर काम करता है। और ये क्या करता है, जो कितनी गहरी सांस हम ले रहे हैं उसको ये चेक करता है। इट चेक्स द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि कितनी गहरी सांस ली जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है। चेक्स द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन और वर्क्स इन एसोसिएशन विद न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के साथ एसोसिएशन में काम करता है, दोनों पॉन्स में प्रेजेंट है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। और कितनी गहरी सांस ली जा रही है, ये ड्यूरेशन को जैसे कंट्रोल कर रहा है, तो ये उस ड्यूरेशन में भी कितनी गहरी सांस ली जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो मेन हो गया ये आपका टेबल। अब हमने जो बात की कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बेसिकली क्या कर रहा था, ये रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम कर रहा है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर नॉर्मली भी इसको कुछ हद तक तो कंट्रोल करता ही है, तो ये किस तरीके से कंट्रोल करेगा? तब जब इसका स्ट्रांग होगा तब सिग्नल तब क्या होगा, जब वीक होगा तब क्या होगा। तो ये टेबल किस तरह बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूमोटॉक्सिक सिग्नल। अगर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा तो ये कितना कम कर सकता है? रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन टू 0.5 सेकेंड्स। और अगर ये वीक सिग्नल हो तो ये 2 सेकेंड से भी बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन अप टू 5 सेकेंड्स। तो जो नॉर्मली 3 सेकेंड की थी, अगर इसका सिग्नल वीक हो जाए तो ये उसको 5 सेकेंड तक बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म रखना इसका काम है। तो अगर इसका सिग्नल वीक हो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है कि नॉर्मली अच्छा ये काम कर ही नहीं रहा है, या ड्यू टू सम इंजरी भी ये हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में 5 सेकेंड तक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर इसका सिग्नल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ये जो 5 सेकेंड का ड्यूरेशन है उसको
सॉरी जो 2 सेकंड का ड्यूरेशन है उसको 0.5 यानी 1/4 कर देता है, बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। अब जब भी हम किसी प्रोसेस की रेगुलेशन की बात करेंगे तो रेगुलेशन बेटा 2 तरह से होती है। एक तो किसी भी चीज का होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। आपके इसीलिए 2 चैप्टर्स भी है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। न्यूरल कंट्रोल में बेटा हम बात करते हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है चीजों को, और केमिकल कंट्रोल में बेटा हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी हमने न्यूरल कंट्रोल ब्रेन के पार्ट्स डिस्कस किए, मेनली जहां पे मेडुला और पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है इस ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल विद टुडेज लेक्चर, रिवाइज इट नाइसली। न्यूरल कंट्रोल कवर हो गया हमारा, मेनली ये 2 पार्ट्स हैं, आपको इसमें रेस्पिरेटरी रेट याद रखना है और मेडुला और पॉन्स में कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं वो याद रखने हैं। मेनली ये दोनों याद रखने हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। बाकी भी आपको अच्छे से याद जरूर करने हैं, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन हमें इन दोनों पे देखने को मिलता है क्योंकि एनसीईआरटी में इन दोनों का खास मेंशन है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडीइंग।